27 दिसंबर साल 2004 भारत में दिन और अमेरिका में रात का समय था और पूरा अमेरिका सो रहा था। और उसी रात नासा ने एक ब्रह्मांडीय झटका दर्ज किया। यह झटका बहुत दूर से पृथ्वी पर आया था और स्पेस में से लाइट की स्पीड पर आने वाले इस कॉस्मिक रेडिएशन और वेव के झटके ने हमारी पृथ्वी के वायुमंडल को इफेक्ट किया। उसका रेडिएशन हमारी पृथ्वी से प्रकाश की गति से टकराया और हमारे वायुमंडल की एक बाहरी परत के पूरे हिस्से को फाड़ दिया। यह घटना आधुनिक खगोलीय भौतिकी के इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी। 2004 में हमारी पृथ्वी तक पहुंचने वाली ये ऊर्जा दूर कहीं ब्रह्मांड से निकली थी और ये उतनी ऊर्जा थी जितनी हमारे सूरज के आकार वाले करीब 2 लाख तारे एक साल में रिलीज करते हैं। लेकिन आखिर ये कहर आया कहां से? क्या ये किसी विशाल 2 ब्लैक होल के मर्ज होने के कारण जन्मी ग्रेविटी का इफेक्ट था, उसकी वेव थी, या किसी बड़े सुपरनोवा विस्फोट का रेडिएशन था? आज हम द नॉलेज में जानेंगे हमारी पृथ्वी को हिट हुए उस भूतकाल के खतरे के विषय में, और ये भी जानेंगे कि क्या ऐसा भविष्य में हो सकता है। आखिर कौन सी वो ताकत थी जिसने पृथ्वी के वायुमंडल को चीर दिया। अब दोस्तों, सन 2004 में पृथ्वी पर हिट हुई उस शॉकिंग वेव की बात करें तो वो दरअसल ना तो कोई ब्लैक होल से आई थी और ना ही किसी विशाल सुपरनोवा का रेडिएशन था। वास्तव में ये दोनों में से एक भी नहीं था। पृथ्वी तक पहुंचने वाली ये एनर्जी आई थी एक दूर के मैग्नेटार से। ये मैग्नेटार एक छोटा सा तारा जो हमारी आकाशगंगा के दूसरे छोर पर स्थित था और जो कुछ किलोमीटर तक ही चौड़ा था। लेकिन इतने छोटे इस मैग्नेटार की चुंबकीय शक्ति इतनी तेज, इतनी जबरदस्त थी कि इसने 50,000 प्रकाश वर्ष दूर से भी पृथ्वी पर असर डाला था। आखिर ये मैग्नेटार क्या है? दोस्तों, मैग्नेटार को समझने के लिए हमें पहले किसी तारे के जन्म और उसकी मृत्यु को समझना होगा। हमने अक्सर सुना है कि ब्रह्मांड में तारे जो निहारिकाएं होती है उनमें मौजूद डेंस गैस के बादलों के कारण बनते हैं। जब निहारिका में मौजूद उन गैस के बादलों में ग्रेविटी के कारण उनका मास इकट्ठा होता है और जुड़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र उन बादलों के बीच एक केंद्र बनाता है, और जब इस केंद्र में हाइड्रोजन के अणु इकट्ठा होकर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन शुरू हो जाता है, तब उस निहारिका में जन्म लेता है एक तारा। इस तारों की आयु करोड़ों या अरबों साल तक होती है। कोई तारा अगर आकार में हमारे सूरज से 8 गुना से कम है तो वो अंततः जब उसका पूरा हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम बन जाएगा तो एक व्हाइट डॉर्फ तारा बनकर बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसका मास हमारे सूरज जैसे 8 सूरजों से ज्यादा होगा या 8 से 10 सूरजों के बराबर होगा तो वो तारा अंततः एक सुपर रेड जायंट बनकर सुपरनोवा विस्फोट में परिवर्तित होगा और फिर बन जाएगा एक न्यूट्रॉन स्टार। हमारे सूरज से 10-10 गुना बड़े तारों का आकार डायमीटर में 1.5 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। लेकिन उनमें से बनने वाले इन प्योर न्यूट्रॉन स्टार का आकार हमारी पृथ्वी पर मौजूद किसी एक छोटे से शहर के जितना ही होता है। लेकिन उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ऐसे तारों का सिर्फ 1 चम्मच मास हमारी पूरी पृथ्वी के भार के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स में अतिशय चुंबकीय शक्ति जब बढ़ जाती है तो वो तारे बन जाते हैं मैग्नेटार्स। ये मैग्नेटार्स असल में न्यूट्रॉन स्टार के ही एक प्रकार है, लेकिन ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र वाले तारे होते हैं। मैग्नेटार्स का चुंबकीय क्षेत्र इतना ताकतवर होता है कि ये पास आने वाली किसी भी चीज के परमाणुओं को ही खींचकर तोड़ देता है, यानी कि किसी भी बॉडी के अणु परमाणु भी इस मैग्नेटार्स के आगे टिक नहीं पाते हैं। अब साल 2004 में 50,000 लाइट ईयर दूर से जो भयंकर ग्रेविटेशनल वेव आई थी वो सेजिटेरियन कॉन्स्टेलेशन के SGR 180620 नाम के मैग्नेटार से उठी थी। और दोस्तों, उस जगह पर उस तारे में सिर्फ 1 सेंटीमीटर की तारा कंपन यानी कि स्टार क्रैक आया था, जिसने इतनी सारी ऊर्जा रिलीज की थी कि उसने पृथ्वी के एक वायुमंडलीय परत को फाड़ दिया था। सोचिए, 1 किलोमीटर नहीं, 1 मील नहीं, वहां पर बस एक उंगली जितनी हरकत और यहाँ पृथ्वी कांप गई। अगर ये मैग्नेटार हमसे बस 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होता तो हमारी पृथ्वी का पूरा वायुमंडल उड़ जाता, हमारे सभी समुद्र का पानी भाप बन जाता
पृथ्वी बिना पानी के सुनसान वीरान बन जाती, एक बंजर चट्टान की तरह, और हम सभी इंसान इतिहास। आखिरकार इन मैग्नेटार्स में इतनी शक्ति आती कहां से है? कितना शक्तिशाली होता है ये मैग्नेटार्स? तो जब कोई विशाल तारा सुपरनोवा के बाद सिकुड़ता है तो उसकी सतह कम हो जाती है, उसका आकार बहुत ही छोटा हो जाता है, लेकिन उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही पावरफुल और उतना ही बड़ा रहता है। और जैसे कोई बल्ब की रोशनी को एक छोटे से लेंस में परावर्तित कराया जाए, फोकस्ड करवाया जाए, या फिर जैसे सूरज की रोशनी को मैग्नीफाइड ग्लास में परावर्तित किया जाए, तो वो और ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि बिखरी हुई रोशनी एक बीम में, एक छोटे से आकार में एकजुट हो जाती है। और जैसे वो रोशनी बहुत तेज हो जाती है, वैसे ही इन मैग्नेटार्स की पावर एकजुट होने के कारण उनमें चुंबकीय शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि मैग्नेटार्स ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चुंबकीय वस्तु बन जाते हैं। हमारी एंटायर आकाशगंगा में आज हमने ऐसे करीब 23 मैग्नेटार्स खोज निकाले हैं। हो सकता है कि ये इनसे कुछ ज्यादा हो, क्योंकि ये मैग्नेटार्स देर तक चमकते नहीं है और उनकी सतह जैसे ही स्थिर हो जाती है वो अंधेरे में गुम हो जाते हैं। अब सोचिए, ऐसा कोई मैग्नेटार्स हमारे आसपास कुछ ही प्रकाश वर्ष दूर हो तो, और अगर वो जागृत हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, वो पृथ्वी को तहस नहस कर सकता है और इसका कोई उपाय भी नहीं है। मैग्नेटार्स से कोई भी ग्रह या कोई भी सभ्यता सुरक्षित नहीं रह सकती है। इनका हमला बहुत ही तेज और अप्रत्यक्ष होता है और इनसे कोई भी ढाल किसी भी ग्रह की रक्षा नहीं कर सकती। लेकिन राहत की बात यह है कि ये मैग्नेटार्स बहुत ही दुर्लभ होते हैं, ये ब्रह्मांड में बहुत ही रेयर होते हैं। देखिए ना, हमारी ही इतनी विशाल गैलेक्सी में सिर्फ 23 ही मैग्नेटार्स हमें अब तक मिले हैं, और वो भी बहुत दूर। लेकिन ये मैग्नेटार्स हमें ये दिखाते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना अनियंत्रित है और डरावना है, पर साथ ही ये एक चमत्कार भी है, क्योंकि इनकी गहराई में छुपे हैं तारे बनने, ब्रह्मांड के विकास और चुंबकीय शक्ति के रहस्य। अगर हमारा विज्ञान मैग्नेटार्स को पूरी तरह समझ ले तो हम शायद समझ पाए कि हमारे ब्रह्मांड को कैसे आकार मिला, और शायद ये भी कि उसका अंत कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बने रहे द नॉलेज के साथ, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।